Hi everyone, welcome to another episode of 8 Ounces of Inspiration. And today I have a very special guest joining us. He's my first guest that I'm getting from the Government of India. We have with us Mr. Pavan Arora, who is a Senior Indian Administrative Service Officer working in the Government of Rajasthan and currently is the Commissioner of Rajasthan Housing Board. He has been a visionary and instrumental in reviving the RHB and its financial standing in the state. He has played a key role in the state's urban development and has received many accolades for his service. He auctioned 1,213 real estate lands in 12 days to raise a whooping 185 crores for RHB, which is no small feat. He received the Scotch Award in 2021 for his work to revive and strengthen the RHB. He has won several awards, and I'm not going to state that right now on the podcast. I'll put it on my statement because otherwise it'll be another half an hour. He turned around RHB, like I said, overnight, and that is what the work that he's really probably going to leave his legacy to be known for. He also pioneered the online driver's test for getting a learner's license, for which he received the award of e-governance. So I'm going to, without taking more time, have the man speak himself for us and start asking him questions. So Pavan Arora ji, firstly, thank you so much कि आपने इतना time निकाल करके आप हमें join कर रहे हैं. And मुझे मालूम है कि आपके इससे बहुत लोग इंस्पायर होंगे, स्पेशली वो जो इंडियन सिविल सर्विसेज RAS को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके इच्छुक हैं. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि आपको सिविल सर्विसेज एंटर करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? ये कुछ आप बचपन से करना चाहते थे या वाज इट समथिंग लाइक लेट मी जस्ट टेक द एग्जाम, देखते हैं पास हो गए तो क्या होता है, कहाँ पहुंचेंगे? तो कुछ बताइए. नहीं, ये दिस वाज द ओनली ड्रीम टू कम इन सिविल सर्विसेज. दिस वाज द ओनली ड्रीम. उसका कारण ये था कि जो मेरे एल्डर ब्रदर हैं वो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में थे, तो हम उनको देखा करते थे, उनसे इंस्पायर होते थे. और एक बहुत छोटा सा इंस्टांस था. मुझे किसी कंपटीशन के लिए, कंपटीशन मींस ऐसे ही कोई बैंक के एग्जाम के लिए, जो मेरी कप ऑफ टी नहीं था, बट ऐसे ही और दोस्त भर रहे थे तो मैंने कहा मैं भी भर लेता हूँ. तो आई नीडेड अ एफिडेविट टू बी अटेस्टेड फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट. तो उसके लिए मुझे कलेक्ट्रेट और बहुत चक्कर खाने पड़े और बहुत मुझे लगा कि लोग तो बड़े परेशान होते हैं. छोटा सा काम हो, एफिडेविट अटेस्ट कराना है या अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, राशन कार्ड बनाना है, पासपोर्ट बनाना है, आजकल आधार कार्ड बनाना है, वोटर आईडी कार्ड बनाना है, बहुत दिक्कतें हैं लोगों को. तो उससे लगता था कि ये सिविल सर्विसेज में अगर आ जाएंगे तो शायद हम कुछ सुधार कर पाए, कुछ सिस्टम को इम्प्रूव कर पाए. तो एक तो वो इंस्पिरेशन था खुद के एक्सपीरियंस से, और एक घर में एल्डर ब्रदर को देख करके हुआ, तो इसलिए आए. वाओ. तो मैं हमेशा ये, बिकॉज मैं एंटरप्रेन्योरशिप कोच हूँ, तो हमेशा ये कहती हूँ कि फ्रॉम अ नीड, या जब हम कोई गैप देखते हैं सिस्टम में, उससे हमारे आइडियाज अच्छे निकलते हैं. तो आई थिंक आपका भी ये जो आइडिया था कि इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके सिस्टम में सुधार लाना है, came from a difficulty you faced personally, which is brilliant. तो आपके इस करियर पैथ में, ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे, यू हैव लॉट ऑफ फेदर्स इन योर कैप, बट आई एम श्योर बहुत चैलेंजेस भी आए होंगे, बहुत अड़चने भी आई होंगी. तो शेयर वन और टू चैलेंजेस जो थोड़े मॉरली भी पुल डाउन करते थे आपको, एंड आपने उसको कैसे ओवरकम किया? नॉट एज सच कि जो मुझे पुल डाउन करते हों, बट ये जरूर था कि हर पोस्टिंग में कोई ना कोई चैलेंज या तो होता था, नहीं होता था तो हम क्रिएट कर लेते थे. पर इच्छा ये होती थी कि हर पोस्टिंग में कुछ ना कुछ ऐसा
क्रिएटिव या लैंडमार्क क्रिएट करके ही अगली पोस्ट पे जाना है। मुझे मेरे पुराने दिन याद आते हैं। तो व्हेन आई वाज सिटी मैजिस्ट्रेट, तो लॉ एंड ऑर्डर और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती थी, और उसमें जो सीआरपीसी के तहत वो जो क्रिमिनल्स आते हैं और उनकी बेल ली जाती है, वो ली जाती है, उस सिस्टम को बहुत ज्यादा हमने इम्प्रूव किया था। उसी दौरान इलेक्शन होते थे, और मैं आपको ये बड़े प्राउडली बता सकता हूँ कि जब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम शुरू हुआ था, उन दिनों में कलेक्ट्रेट में ही होता था, तो मैंने ही सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हाउ टू यूज इट, हाउ टू हैंडल इट, उसके जो भी पिक्टोरियल, आजकल तो कंप्यूटर में पीपीटी बन जाता है बड़ी आसानी से, उस समय पीपीटी नहीं होता था, स्लाइड शो में बनाया करता था, और मेरे स्लाइड प्रोजेक्टर से मैं उसको शो करता था। तो वो पहला मैंने बना करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में डिस्प्ले किया था। और जो ईवीएम जब पहली बार करीब 40 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया लागू की गई थी, इम्प्लीमेंट हुई थी, फर्स्ट टाइम यूज में लाई गई थी, तो उन कलेक्टर्स को भी मैं ट्रेन कर पाया था, तब मैं उनको ट्रेनिंग दे पाया था। ऐसे ही फिर मैं डीएसओ जयपुर था, तो मुझे लगा मिलावट का बहुत काम होता है, ये स्पूरियस चीजें और ये सब एडल्ट्रेशन बहुत होता है। तो हमने करीब 4 महीने तक एक अभियान चलाया था, शुद्ध का युद्ध, शुद्ध के लिए युद्ध। तो उसमें 4 महीने तक लगातार मिलावट पकड़ी थी, वो नाम अब भी चलता है और अभी भी मिलावट के खिलाफ उसमें कार्रवाई होती है। फिर जैसे मैं वंस अपॉन अ टाइम आरटीओ जयपुर था 2006 अराउंड, तो उस समय मैं देखा करता था कि लोग लर्निंग लाइसेंस बनवाने आते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, और उनकी ड्राइविंग स्किल्स को भी अच्छे से नहीं देख पाते हैं, या उनका ट्रैफिक सेंस या ट्रैफिक नॉलेज को भी नहीं जज कर पाते हैं। तो उसके लिए मैंने पहली बार खुद ने ही एक टच स्क्रीन पे टेस्ट इजाद किया, जिसमें जो भी कोई आता था उसको खुद प्रेजेंट होना पड़ता था। पहली बात तो ये किसी एजेंट के थ्रू वो नहीं कर सकता। नंबर 2, उसके स्क्रीन पे 20 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस डिस्प्ले हो जाते हैं, उनमें से अगर वो 12 क्वेश्चंस का राइट आंसर टच कर देता है, तो उसका जो लाइसेंस था वो विद इन 1 मिनट प्रिंट होके बाहर आ जाता था। जबकि सरकार भी कहती थी कि आप 2 दिन ले सकते हैं एक लर्निंग लाइसेंस बनाने, पर वो टच स्क्रीन प्रोसेस लगाने से, एग्जामिनेशन करने से, दूसरा उसका फायदा ये हुआ कि हमने 100 क्वेश्चंस की एक बुक रिलीज करी, दैट वाज द क्वेश्चन बैंक। और हमारा कहना ही होता था कि वी डोंट वांट टू फेल यू, वी वांट टू एजुकेट यू बेसिकली। तो आप ये 100 क्वेश्चंस पढ़ के आ जाइए, उसी में से 20 क्वेश्चंस आएंगे, 12 आप राइट दे देते हैं तो आपका लाइसेंस बन जाएगा। अगर आपके रॉन्ग होते हैं तो आपको एक स्लिप आ जाती है कि यू कम अगेन आफ्टर 7 डेज सच एंड सच टाइम। तो वो उस तरह का इनोवेशन किया। फिर ऐसे ही लाइक आई वाज एडीएम स्टैंप्स, तो लोग जो है एग्रीमेंट्स पे ही फ्लैट्स की खरीद बेचान कर देते थे, सेल परचेस कर देते थे, रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। तो हमने किया कि इसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो उसके लिए एक्ट में इम्प्रूवमेंट कराया, संशोधन कराया, और हम कर पाए। तो उसी पोस्ट पे मुझे उस वक्त 99 में स्टेट अवार्ड भी मिला, स्टेट मेरिट अवार्ड मिला। तो कहने का मतलब है कि चैलेंजेस तो कई बार क्रिएट भी करने पड़ते हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट कई बार एक क्लास एक ये होता है कई बार कि आपने सुना होगा कई ऑफिसर्स, मैं खैर औरों को वो नहीं करना चाहता, इसमें किसी के लिए कमेंट नहीं है, लेकिन अक्सर ये लोग कहते हैं कि मैं अपनी रोज की फाइलें रोज निकाल के जाता हूँ घर, एंड दे फील वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। पर भाई मुझे कहना होता है कि अगर आपने जो फाइल्स आपके सामने लाई गई वो फाइल्स रोज करके भेज दी, तो मेरे ख्याल उतना बड़ा काम नहीं है। आपको खुद अपनी फाइल्स क्रिएट करनी चाहिए, अपनी स्कीम्स, अपने प्लान्स, अपनी योजनाएं, ये सब क्रिएट करनी चाहिए, फिर उन फाइल्स को निकालो तब मजा है। आई थिंक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और मैनेजमेंट जो हम प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिस करते हैं, अगर जैसे आप उसको आई थिंक गवर्नमेंट सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्गली, जो मैंने सुना है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर सब करें तो गवर्नमेंट सिस्टम भी एकदम एक वेल रिफाइंड मशीनरी की तरह चलेगा, एंड यू नो चीजें बहुत जल्दी इम्प्रूव हो सकती हैं। तो आपके यू हैव किड्स, आपकी फैमिली, हाँ, two kids. are they हाँ जी। also in public service, civil service? No. No, okay. Okay, My son is a civil engineer, okay. and my daughter has done a 5-year law course. Oh wow, so none of them Yeah. have And my wife is a housewife, okay. housemaker. So I want to ask you ki, you turned around RHP overnight, right? Like it was almost like a wow, from a defunct organization it's become a super profitable. तो इसमें आपका ड्राइविंग फोर्स क्या था, एंड स्पेशली व्हेन
you know, अब I'm talking about us as civilians, हमें हमेशा एक परसेप्शन रहता है गवर्नमेंट वर्क सो स्लो, एंड जैसे आप कह रहे थे जो आपका पहले का परसेप्शन था बिफोर यू केम इन, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाने में डर लगता है कि ओ माय गॉड, यू नो, क्या कितना खड़ा रहना पड़ेगा, कैसे किससे कांटेक्ट करेंगे, तो हाउ डिड यू अचीव दिस टर्न अराउंड सो क्विकली आरएचपी का? बिल्कुल सही है। ये जो आपने बात कही ना, गवर्नमेंट ऑफिस में जाने से डर लगता है, तो फिर वही मैं कहूंगा, किसी डिपार्टमेंट पे कमेंट नहीं है, लेकिन हर आदमी की कोशिश ये होती है कि उसका काम कोई एजेंट करा दे या ब्रोकर करा दे या दलाल करा दे तो अच्छा है। आरटीओ ऑफिस नहीं जाना पड़े, घर बैठे लाइसेंस मिल जाए, सबको अच्छा लगता है। घर बैठे गाड़ी का नंबर आ जाए, सबको अच्छा लगता है। इनकम टैक्स रिटर्न हम सबको भरनी होती है, पर मेरे ख्याल से आप में से 1% लोग भी आज तक इनकम टैक्स के ऑफिस खुद नहीं गए होंगे। अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू ही आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की होगी, या इनकम टैक्स रिलेटेड कोई इश्यूज होंगे तो उनको हैंडल किया होगा। क्योंकि वहां जाते ही ये लगता है कि किससे मिलेंगे, किससे पूछेंगे, कौन कहाँ बैठता है, हमारे से रिलेटेड ऑफिसर कहाँ है, कोई सही ढंग से जवाब देगा या नहीं देगा, फिर हमें कितनी बार चक्कर खाना पड़ेगा। तो ये जो फियर है सरकारी दफ्तर में एंटर होने का, ये बड़ा गलत है। इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जमाना ही आ रहा है कि ऑनलाइन सर्विसेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। घर बैठे ही हम ऑनलाइन सबमिट कर दें, ऑनलाइन ही हमारा रिड्रेसल हो जाए, तो उसको हम ऑप्ट कर रहे हैं। चाहे अभी हमारे यहाँ सीएम हेल्पलाइन बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वो सब इसीलिए हो पा रहा है कि ऑनलाइन ही लोग करते हैं, फेसलेस या कॉन्टैक्टलेस आप कह सकते हैं। तो जो आप बात कर रहे थे हाउसिंग बोर्ड की, इसमें कोई शक नहीं है कि हाउसिंग बोर्ड आज से 3 साल पहले काफी खराब दौर से गुजर रहा था और डिफंक्ट टाइप हो गया था, कोई फंक्शनैलिटी नहीं थी। और इसमें भी सच्चाई है कि पिछली गवर्नमेंट इसको सोच रही थी कि शायद बंद करने की नौबत आ सकती है। ऐसे हालात में जब यहाँ पोस्टिंग हुआ, तो मैंने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई चैलेंजेस ये थे कि एक तो 18,000 प्लस हाउसेस की अनसोल्ड इन्वेंट्री थी। 18,000 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 10-15 ईयर्स में बनते गए लेकिन बिके नहीं। फिर उसको जो कॉस्ट करते थे, कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स थे, वो काफी मुझे कहना चाहिए कि ठीक नहीं थे। उसमें हम हर बार अपना इंटरेस्ट जोड़ते जाते थे और उसको और महंगा करते जाते थे। वेयरएज मेरा ये मानना है कि जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज हैं, फ्लैट्स हैं, वो सब तो डे बाय डे जितने पुराने होते जाएंगे उसमें डिप्रिसिएशन मिलना चाहिए, ना कि उसकी कीमत बढ़नी चाहिए। तो दूसरा ये था, कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स को ठीक करने की बात थी। तीसरा ये था, जो प्रॉब्लम हम अभी भी जूझ रहे हैं, लेकिन अब हम कुछ नए रिक्रूटमेंट्स करने जा रहे हैं वेरी सून। तो यहाँ पे करीब 900 की सैंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट में 750 पोस्ट वर वैकेंट, only 150 were working, and the average age of the staff was 57 year plus, because last so many years से कोई रिक्रूटमेंट हुआ नहीं था। तो 57 ईयर्स के आसपास का जो आदमी होता है, उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की शादियां हो जाती हैं, खुद को भी कोई बीमारी होना शुरू हो जाती है, परिवार में बीमारियां होने, माँ बाप और बूढ़े हो जाते हैं, उनकी देखभाल करने में समय चाहिए होता है, प्लस थोड़ा सा जील एंथुजियाज्म भी लोअर डाउन हो जाता है, और आदमी को दिखता है कि मेरा रिटायरमेंट नजदीक आने वाला है, बिना किसी झंझट के मैं रिटायर हो जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहे। तो इस तरह की मेंटेलिटी वो आ जाती है जब आपकी बड़ी उम्र का स्टाफ होता है। फिर यहाँ पे मॉनेटरी क्रंच था, जो सैलरी दी जाती थी वो एफडी को ब्रेक करके फिर पैसे अरेंज करके दी जाती थी, और कोई बड़े प्रोजेक्ट चल नहीं रहे थे। पब्लिक में एक इमेज बन गई थी कि जो भी कोई क्वालिटी है वो बिल्कुल खराब होती है मकानों की, सीपेज, प्लास्टर झड़ना गिरना, ये सब होता है। तो लोगों का रुझान बिल्कुल नहीं था। तो हमने इन चैलेंजेस को देखा, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने प्लानिंग करी कि कैसे हम अपना जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ई ऑक्शन और ई बिड सबमिशन का सहारा लिया। एक साथ हमने 10,000 प्लस हाउसेज को ऑनलाइन ऑक्शन, ऑनलाइन बिड सबमिशन के लिए फ्लोट किया, और एक उसको नाम दे दिया बुधवार नीलामी उत्सव, ताकि लोगों को रोज रोज नहीं बताना पड़े कि कब आपका ऑक्शन शुरू होगा, कब ऑक्शन खत्म होगा, किस एरिया में कब होगा। तो एवरी मंडे 10 AM ई बिडिंग स्टार्ट्स, एंड every Wednesday 4 PM it ends. For 4:30 every Wednesday we out the list of the highest bidders. तो जो भी सक्सेसफुल बिडर्स होते हैं उनकी लिस्ट आधे घंटे में हम पब्लिकली डिस्प्ले कर देते हैं, so that there is full transparency and it's a contactless corruption free system. और उसको करने से
मुझे बताते हुए खुशी है, जैसा आपने शुरू में भी कहा था, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमने बनाया, तो इसमें एक नहीं, हमने करीब 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए। वो ये थे कि सबसे पहले जब हमने इसको शुरू किया था तो विद इन फर्स्ट 35 डेज, इट वाज फर्स्ट 35 डेज, हमने 110 प्रॉपर्टीज को ई ऑक्शन के थ्रू सेल किया, अराउंड 162 करोड़ रुपीस की थी। उसके बाद फिर हमने उसमें 12 डेज में 1213 प्रॉपर्टीज सेल किया, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और अभी रिसेंटली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने, उसमें हमने 2.5 ईयर में 13,885 प्रॉपर्टीज को सेल किया है ई ऑक्शन से, विच इज क्वाइट अ बिग नंबर। अगर आप ऐसे सोचेंगे, एक प्रॉपर्टी को लेने के लिए 8 से 10 लोग बिड करते हैं, तो 13,000 प्लस लोगों का आप करेंगे तो करीब 1 लाख लोगों ने बिडिंग में पार्टिसिपेट किया। इतने सब लोगों का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करना, उनकी क्वेरीज को सेटिस्फाई करना, फिर उनका सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल की लिस्टिंग करना, फिर सक्सेसफुल लोगों को अलॉटमेंट लेटर्स एंड डिमांड लेटर्स इशू करना, फिर उनको पोजीशन देना, और विद द सेम नंबर ऑफ स्टाफ। अभी कोई नया स्टाफ नहीं आया, जितने स्टाफ कम थे उतने से ही किया सब। इसमें एक जो गेम चेंजर था वो ये था कि एक तो हम ये फिक्स कर पाए कि एवरी मंडे इट स्टार्ट्स एंड एवरी वेडनेसडे 4 PM इट एंड्स। अब क्या होता था कि जो सक्सेसफुल बिडर नहीं है उसके पास, अच्छा हमारे बायर्स जो हैं वो मिडिल इनकम ग्रुप के ज्यादा हैं, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो 9-10 लाख रुपए के फ्लैट से लेकर के 50-60 लाख रुपए के फ्लैट तक की ज्यादा है, क्योंकि इसका जो बेसिक पर्पस था हाउसिंग बोर्ड का वो ये था कि कॉमन मैन को हाउसिंग फॉर अ कॉमन मैन ऐसे कह सकते हैं, तो वो सबके लिए आवास, जिसको हिंदी में हम कहते हैं, सबके लिए आवास की प्लानिंग थी, तो वो सबको मिल सके। तो उन लोगों के लिए अगले सोमवार को दोबारा बिड में पार्टिसिपेट करना तभी पॉसिबल था जब उनको उनकी पहली बिड में लगाई गई अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट रिफंड हो जाए टाइमली। मंडे को लगाया, वेडनेसडे को क्लोज हुआ, अगले मंडे से पहले 3 दिन का टाइम है सिर्फ। और अगर उसने मान लीजिए 50,000 रुपए भी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कराई है, उसके खाते में अगर 50,000 रुपए बैंक अकाउंट में वापस नहीं आ जाएंगे तो वो नेक्स्ट बिड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो हमने एक ये किया कि आपको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट रिफंड लेने के लिए कोई अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कोई फोन करने की जरूरत नहीं है, कोई ईमेल भेजने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बाय ई ट्रांसफर वो उसके खाते में रिफंड हो जाता है। बिकॉज ऑनलाइन वी नो हु इज सक्सेसफुल, हु इज अनसक्सेसफुल। सक्सेसफुल का रोक लेते हैं, अनसक्सेसफुल सबका विद इन 72 आवर्स, इट्स एन इंस्ट्रक्शन एंड विदाउट एनी फेलियर। HDFC बैंक हमारा काम करता है, उनको स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं, अगर 72 की जगह 73 आवर्स हो गए तो बैंक के साथ हमारे बिजनेस रिलेशंस बिगड़ जाएंगे, तो वो 72 की बजाय 50 आवर्स में रिफंड कर देते हैं। तो उससे लोगों का एक भरोसा जगा कि हम RHB में पैसे जमा करा रहे हैं तो हमें तुरंत रिफंड भी वापस मिल रहे हैं और फिर हम अगली प्रॉपर्टी खरीदने के लिए काम में ले पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो ये था। दूसरा, स्टाफ में, टीम में एक प्राइड की फीलिंग डेवलप करी, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। आपने देखा होगा जवाहर नगर जयपुर में या मानसरोवर, सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल कॉलोनी है, प्रताप नगर, इंदिरा गांधी नगर, बाकी सब शहरों में देख लीजिए, कोटा, जोधपुर, पाली, कहाँ नहीं है। बहुत लोगों की, जब तक ये प्राइवेट सेक्टर के बिल्डर्स नहीं आए थे, लोग मकान का मतलब या आवास का मतलब या रेजिडेंस का मतलब हाउसिंग बोर्ड से लेते थे। तो इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, तो सब में एक प्राइड फीलिंग लाए, एक परिवार की फीलिंग लाए, एक टीम की फीलिंग लाए और सबको इकट्ठा किया, एकजुट किया, तो धीरे धीरे ये कथा बढ़ती गई। That's wonderful. You know, आपको सुन करके मुझे यही लग रहा है कि I think it's not about whether आप private sector में हैं कि government sector. It's about your thought process, your leadership. And अगर आप strategic thinking करेंगे तो वो इतनी चीजों को change कर सकता है, because you have to be a visionary. आपको आगे का देखना है कि आप क्या लाना चाहते हैं, उसके बेस में आप अपना राउट बनाते हैं कि हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करके उस मकाम पे लाएंगे। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू हैव डन, व्हिच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अब मुझे ये बताइए, ये मेरा एक अपना पर्सनल क्वेश्चन है, बिकॉज मैं इंडिया मूव हुई थी 2011 में, एंड मेरा एक सबसे बड़ा फियर रहता है जब मैं ड्राइव करती हूँ, बिकॉज यू नो हम US में रहे, सिंगापुर में, तो आपको मतलब एकदम क्लियर कट रहता है, आप लेफ्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट ही जा रहे हैं, कोई नहीं आएगा। यहाँ पे शुरू में मुझे लगता था लाइक लोग उल्टा चला के, बिकॉज वो
वो यू टर्न नहीं लेना चाह रहे हैं, रेड लाइट्स ऐसे निकालते हैं कि जैसे रेड लाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो बिकॉज यू बीन इन द रोड ट्रांसपोर्ट, यू आर इन द सिस्टम, there are so many road accidents and deaths. You know, I know of people who lost close ones. Is there something the government can do, जिस तरह से आपने चीजों को किया है, to turn things around, कि कुछ ऐसा हो सकता है जिससे we can really reduce the traffic violation, कि लोगों के मन में एक वो ethical sense आए, एक डर आए कि मैंने ये क्रॉस किया तो मुझे चालान मिलेगा। लाइक मुझे सिंगापुर में, मुझे याद है $50 का चालान मिला, क्योंकि आप बस लेन में 100 मीटर के पहले नहीं घुस सकते हैं, सिर्फ टर्न के लिए आप 100 मीटर के पहले। एंड मैं शायद स्लो ड्राइवर हूँ तो 150 पे मैं घुस गई थी, एंड उन्होंने मुझे अपने आप ऑनलाइन चालान आ गया, एंड आई सेड नहीं नहीं मैं तो 100 मीटर से ही टर्न किया। उन्होंने मुझे मेरा वीडियो भेज दिया कि मैम दिस इज 100 मीटर्स एंड यू वर ऑफ बाय 20 मीटर्स। तो मैं कह रही हूँ कि उससे क्या होता है, आदमी को मालूम रहता है कि यस, अगर मैं ये करूंगा, एक मन का सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है। बहुत सारी, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, समझ गया मैं, बट इसमें बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए। सबसे पहला तो रोड इंजीनियरिंग और विड्थ ऑफ रोड चाहिए। आप जयपुर की बात करें तो जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग काफी सिस्टमैटिक सा रोड एक दिखाई पड़ता है, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो कहने को दोनों तरफ 3-3 लेन जितना पेंट किया हुआ है, बट एक्चुअली वो लेन की साइज छोटी है, और उसमें जो है जितना ट्रैफिक है वो आ ही नहीं सकता है। प्लस जो कर्व्स हैं, टर्न्स हैं, उसमें रोड इंजीनियरिंग जिस लेवल की चाहिए, वो इंजीनियरिंग पे अभी हम लोग पूरा ध्यान पूरे इंडिया में ही नहीं दे पाए। अब जो नए हाईवेज आ रहे हैं उनमें तो काफी अच्छा हो रहा है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं, सिटी रोड्स हैं खासतौर पे, सिटी रोड्स में हम रोड इंजीनियरिंग को उतना प्रॉपरली नहीं देख पाए। नंबर 2 फिर हमारा सिविक सेंस या हमारा जो बिहेवियर है, उसके लिए अब धीरे धीरे शुरू हुआ है कि बच्चों को स्कूलों में अब हम पढ़ाने लगे, वरना पढ़ाते नहीं है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हम एक्चुअली पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, हम एजुकेट ही नहीं कर पा रहे हैं लोगों को। एक पहले हमेशा ये कहते थे कि बाईं ओर से ओवरटेकिंग ना करें, डोंट ओवरटेक फ्रॉम योर लेफ्ट साइड। अभी आपको कहीं ये लिखा हुआ दिखता है या कहीं कोई कहता सुनता दिखता है? सारे लोग लेफ्ट से ही ओवरटेक करते हुए जाते हैं। आप किसी सड़क पे देख लीजिए, लेफ्ट और राइट के ओवरटेकिंग का कोई इश्यू नहीं है, हॉर्न का कोई इश्यू नहीं है, जेब्रा क्रॉस पे स्टॉप लाइन है उस पे रुकना है नहीं रुकना का कोई इश्यू नहीं है। एजुकेट कहाँ कर रहे हैं हम लोगों को, कहाँ पे कर पा रहे हैं? तो अगर एजुकेट, पहली बात तो करना चाहिए, एजुकेट कर लें और फिर लोग फॉलो नहीं करें तो एक अलग बात है, लेकिन पहले हम उनको एजुकेट करें तो अच्छी बात है। अब स्कूलों से हुआ है। वैसे मैं ये आपको बता दूं कि स्कूल बड़े इफेक्टिव हैं इस काम में। आपने भी खुद ने बेल्ट लगाना शुरू किया होगा, या हो सकता है आप तो विदेश रह के आए हो तो वहाँ पे कल्चर में होगा, नहीं तो यहाँ मुझे जयपुर में या राजस्थान में या इंडिया में जितने लोग मिलते हैं वो कहते हैं हेलमेट और सीट बेल्ट तो हमको हमारे बच्चों ने लगवाना सिखाया। जैसे कॉमन मैं सुनता हूँ सब घरों में, क्योंकि बच्चे टोकते हैं तो लोग मानते हैं। ऐसी क्रैकर्स के मामले में भी अगर क्रैकर्स कम हुआ तो बच्चों ने कराया, जबकि बच्चों के ही ज्यादा रुचि की चीज थी, इंटरेस्ट की चीज थी, पर बच्चों ने ही रुकवाया उसको। तो हम धीरे धीरे इसको एजुकेशन लाना शुरू करें। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हर बड़े शहर के आसपास सबर्ब्स हैं, उनके पास अपनी जमीन बेच के कुछ करके थोड़ी प्रॉस्पेरिटी आती तो व्हीकल खरीदते हैं, व्हीकल खरीद के शहर में चलाने के लिए दौड़ते हैं। उनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग या उनका कोई प्रॉपर ड्राइविंग टेस्ट नहीं होता है, तो मर्जी है जैसे चलाते हैं। नंबर 3 है यूथ, जो ये 2 व्हीलर्स पे खासतौर पे ये जो लेफ्ट राइट करते हैं। मैं इसमें बहुत समय पहले से कहता रहा हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस ये हो नहीं पा रहा है सिस्टम में। पूरे ओवरऑल इंडिया की बात है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। मेरा ये कहना होता है कि जब किसी भी अर्बन एरिया में सड़क पे 2 व्हीलर के लिए मैक्सिमम स्पीड लिमिट प्रोवाइडेड इज 60 किलोमीटर। अगर आप 62 पे भी चलाएंगे तो ये आप फ्लाउट करेंगे लॉ को, इसका मतलब आपका चालान हो सकता है। तो जो जितने भी 2 व्हीलर्स के ऐड आते हैं वो ऐड ये क्यों बनाते हैं कि 7 सेकंड में 100 की स्पीड पे पहुंच जाता है ये मोटरसाइकिल। 100 की स्पीड पे उसको जाना ही नहीं चाहिए, उसका ये आना चाहिए 7 सेकंड में ये मोटरसाइकिल 60 की स्पीड पे पहुंच जाता है। 60 से ऊपर उस मोटरसाइकिल के चलने का स्कोप ही नहीं होना चाहिए। उसमें स्पीड गवर्नर होने चाहिए, उसमें जो भी है व्हाटएवर। और जिनको स्टंट करना है, जिनको थ्रिल लेना है, जिनको मजे करना है, रेसिंग करना है, तो उनके मोटरसाइकिल या 2 व्हीलर का कलर कोड डिफरेंट कर दीजिए,
ये येलो कलर के ही होंगे, ये या रेड कलर के ही होंगे, और इनका एरिया स्पेसिफाइड है, ये इस सर्टेन एरिया में ये कोई ट्रैक है या कोई रेस कोर्स है या कोई है, ये वहीं चल सकेंगे। उससे कम वाले 60 की स्पीड से ऊपर चलेंगे ही नहीं, ना उनमें 60 से ज्यादा की स्पीड आएगी। तो ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस हमको लाने पड़े, तब जाके कुछ हो सकता है। तो एजुकेट करें हम लोगों को, एजुकेट नहीं कर पाए तो इस तरह के इनबिल्ट चेंजेस लाएं इंजीनियरिंग में, वो भी नहीं ला पाए तो फिर ठीक है, फिर तो डेटरेंट हो जाइए। डेटरेंट इफेक्ट होता है कि आप दिखाइए, कहते हैं ना कौवा टांग दीजिए या वो जो भी स्थिति है, तो आप हैवी चालान और फाइन करिए, सर्विलियंस बढ़ा दीजिए। जेलन रोड पे तो कुछ टाइम लोगों को चालान आए थे, अगर आप स्पीड क्रॉस करते हैं तो आपका वो कैमरे से चालान बन जाता है और चालान आपके घर पे आ जाता है। जेलन रोड पे कुछ टाइम तक हुआ, पर अब मेरे ख्याल कुछ टाइम से ये शायद नहीं हो पा रहा, कैमरे खराब है या कोई और परेशानी होगी। लेकिन या फिर सर्विलियंस बढ़ा दीजिए, चालान की अमाउंट बढ़ा दीजिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। तो ये बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, ऐसे नहीं, एक चीज से नहीं हो सकता। ना केवल चालान भी नहीं हेल्प कर सकता, आपकी सड़क पे जगह ही नहीं है, आप लेन सिस्टम फॉलो ही नहीं करा सकते, आपकी लेन्स इतनी विड्थ ही नहीं है रोड की, तो आप कैसे लेन सिस्टम फॉलो कराएंगे? तो बेसिकली या तो मुझे बस ये होप करना चाहिए कि अब आप नेक्स्ट इसी एरिया में आ जाएं फॉर रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक, you know, creating strategic thinking, ताकि इसका भी शायद जब हम अभी तो अच्छा काम करते हैं, परेशानियां कई बार ऐसी। जी। My last question to you is a message to the youth, especially those who want to enter public service, about how they can make an impact and improve the lives of the community at large, and what should be their thought process be जब वो घुसते हैं। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल ब्रॉडर रिप्लाई दूंगा, है ना, ऐसा नहीं है कि इसका सीधा सीधा रिप्लाई हो। मेरा तो ये कहना है कि आप जहां भी हैं, जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी रोल को प्ले कर रहे हैं, ट्राई टू डू इट बेस्ट। आप मूवी देखने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, तो आपको दूसरों का भी रोल अगर वो अच्छा प्ले नहीं करते हैं, कितना बुरा लगता है। एक पिक्चर देखने गए थे, पर इसमें अक्षय कुमार ने अच्छा काम नहीं किया, इसमें उसका अच्छा नहीं था, इसमें फला हीरोइन का अच्छा नहीं था, उसकी एक्टिंग सही नहीं थी इस बार, या समथिंग कुछ भी ऐसा। तो दूसरों का देख के भी हम फट गलती निकालते हैं कि उसका वो रोल सही नहीं था। इसका मतलब हम रोल परफेक्ट चाहते हैं। अगर, और हर आदमी परफेक्शन चाहता ही चाहता, सफलता चाहता ही चाहता है, सक्सेस चाहता ही चाहता है। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर आपको कोई कहे कि आपके हाथ में एक बॉल दे दी और सामने 3 बॉल, यू जस्ट मारो उस पे, तो आपकी इच्छा ये रहेगी कि मैं ऐसा निशाना मारूं कि तीनों बॉटल गिर जाए। मेरा निशाना इतना परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा कोई नहीं होगा जो सोचे मैं बॉल फेंकूं, एक भी गिर जाए तो बहुत है। हर आदमी एम ऐसा ही करेगा कि वो तीनों ही करके पूरी सक्सेस ले सके। पर क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये एक इवेंट है, इससे सिंगल इवेंट, तो आप कर लेते हो, उतना कंसंट्रेशन, उतना एफर्ट, उतना अपने अंदर भावना, विलिंगनेस ले आते हो। जब ये रोज होता है, फिर धीरे धीरे हमारा उत्साह ठंडा होने लग जाता है। फिर हम सोचते हैं अब ठीक है, तो रोज की बात है, थोड़ा कम भी करेंगे तो चलेगा। रोज ही 3 बॉटल गिराना जरूरी है क्या? कभी 3 गिर गई, कभी 1 गिर गई, कोई बात नहीं, चलता है। तो वो उत्साह कम नहीं होना चाहिए। उत्साह कैसे बना रहे? अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो अगर आपको सफलता मिलती रहती है तो आपका उत्साह ऑटोमेटिकली बना रहता है। फिर आपका परिवार है, आपका समाज है, आपकी अपनी आदतें हैं। अगर मैं बहुत छोटा सा ऐसे ही कहने में बीच में एक मैसेज चला जाएगा, अगर आप डेली चाहे प्राणायाम करते हैं, चाहे छोटी मोटी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, कोई स्पोर्ट खेलते हैं, तो ये भी आपको बाकियों से डिफरेंशिएट करता है। ये भी आपको एक एनर्जी लेवल भी देता है, एंथुजियाज्म भी देता है, सब चीजें देता है। तो ये सब करने के साथ साथ मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है कि जहां भी है, जिस भी रोल में है, कोई रोल कम नहीं है, कोई रोल छोटा नहीं है। सब रोल को, कई बार फिर वही फिल्म से जोड़ूंगा, कई बार एक साइड एक्ट्रेस होता है, एक्टर होता है, तो वो बहुत छोटा सा उसका रोल होता है, पर सब लोग उसे याद करते हैं, यार वो तो सब ठीक है, लेकिन नवाजुद्दीन का वो छोटा, वो वाला रोल बड़ा अच्छा था। पूरी पिक्चर में याद क्या करते हुए आते हैं आखिर में कि वो एक 5 मिनट का रोल वो बहुत अच्छा था। तो जहां भी है अपना रोल अच्छा करने की कोशिश करें, और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि क्या चीज अच्छा है और क्या चीज बुरी है। ये इननेट आइडियाज होते हैं। जैसे बच्चा पैदा होते है, उसको पता है मुंह से ही खाना है, नाक से नहीं खाना है, ऐसे हमको ये पता है, इननेट आइडिया है हमारा कि क्या चीज अच्छी है, ये काम करें तो अच्छा है, ये काम करें तो बुरा होगा।
तो हम उस रोल को ब्यूटीफुली प्ले करने की कोशिश करें और थोड़ा सा एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं, चाहे वो कचरा फैलाने की बात छोटी सी बात से हो। आज भी जेलन रोड पे आपको लोग आइसक्रीम खा के उसका कोन फेंकते हुए या डिबिया फेंकते हुए दिख जाएंगे, तो प्लीज ऐसा नहीं हो। हमें पता है हम गलत कर रहे हैं, पर लापरवाह हैं थोड़े से, वो करते रहें और थोड़ा सा जिस चीज को हम एम कर लें फिर उसके लिए पूरा एफर्ट करें। अगर हम, जैसे आपने कहा था कि सिविल सर्विस में आने का कैसा हुआ, उस जमाने में फैशन हुआ करता था, किसी से भी पूछो क्या कर रहे हो बेटा, तो मैं सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो 2-1 साल उसके ये कहने में निकल जाते थे। कोई सोशली या परिवार में तंग नहीं करता था कि क्या नकारा आदमी कुछ कर, ऐसा नहीं हो। अगर आपने एम कर लिया, चाहे फिर कोई हो, कोई काम छोटा नहीं। और आजकल तो एवेन्यूज बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, आर्ट एंड कल्चर में भी है, म्यूजिक में भी है, कंस्ट्रक्शन में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, सब दुनिया जहान की अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जिस भी चीज को आप एक बार एम कर लें उसमें फिर पूरे मनोयोग से लग जाइए और मेरे ख्याल फिर सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है, कोई ऐसी बात नहीं है। Well, that was absolutely delightful and thank you so much Pawan ji, because I think आपकी बातें सुन करके मुझे काफी confidence आ रहा है कि I think it will shape the nation. See, हर चीज it's like a drop in the ocean, but the drop makes the ocean ultimately. Lots of drops. And मुझे ये मालूम है कि जब मैं first time India मूव हुई थी 2005, तब थोड़ा मुश्किल था। मैंने तो ड्राइविंग भी नहीं की थी वो 2 साल, जब मैंने डर के मारे। पर जब मैं वापस शिफ्ट हुई सिंगापुर से जाकर के 2011, तब things had become so much easier. आज हर चीज इंडिया में, life has become definitely easier than what it was हमारे पेरेंट्स के टाइम। And I think ये एक concerted effort है गवर्नमेंट का, you know। है, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट्स भी बहुत अच्छा काम कर रही है, इंडिविजुअल्स भी बहुत सारे ऐसे हो गए जो बहुत अच्छा करते हैं और नए नए उदाहरण पेश कर रहे हैं लोग। और पहले से विकास की जो स्थिति है हमारी या डेवलपमेंट का स्टेटस है बहुत बढ़ गया है। बट हमारे अपने चैलेंजेस हैं कंट्री के, चाहे वो पॉपुलेशन ले लो, चाहे वो इकोनॉमी ले लो, चाहे वो बैकग्राउंड, वो मतलब हम लोग गुलाम थे वो ले लीजिए, कितने साल हुए हमको आजाद हुए वो ले लीजिए, पॉलिटिकल सिस्टम ले लीजिए, वो चैलेंजेस बहुत है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचने का कि हमारा हो नहीं रहा है, हमारा बहुत अच्छा हो रहा है। और एक बार ये केस पकड़ जाएगा तो बहुत और सब देशों से हम अच्छे हो जाएंगे। इनफैक्ट अब तो जब एयरपोर्ट पे आते हैं तो इतना अच्छा लगता है। मैं लास्ट ईयर सैन फ्रांसिस्को की और मुझे लग रहा था यहाँ के एयरपोर्ट इतना पुराना क्यों है। एयरपोर्ट न्यू दिल्ली जब हम आते हैं तो कितना अच्छा और अमेजिंग। बट थैंक यू सो मच। आई रियली कि आपने इतना टाइम निकाला एंड अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे साथ बात करने के लिए। आई विश यू ऑल द लक, मोर पावर, मोर एनर्जी टू डू बेटर थिंग्स and make Jaipur a very beautiful place, and of course the whole of India as a part of it. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.